जुडिशरी प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाता है पर मेंस बार बार रुक जाता है। सही लॉ सही सेक्शन लिखने के बावजूद मेंस में मार्क्स कम रह जाते हैं। कमी नॉलेज की नहीं है, पर मेरे हिसाब से कमी है आपके मेंस के आंसर राइटिंग के स्ट्रक्चर को लेकर के। शायद आप अपने आंसर्स को प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहे हैं, उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं जैसा एग्जामिनर को चाहिए। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मेंस में कैसे आंसर लिखा जाता है और कैसे इसके अंदर अच्छा स्कोर किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि कैसे मेंस का आंसर लिखा जाए, सही स्ट्रक्चर क्या होता है, और यही स्ट्रक्चर आप बाकी के सभी सब्जेक्ट के अंदर भी जो भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो सीपीसी से हो, चाहे वो बीएनएसएस से हो, चाहे बीएसए का हो, कॉन्ट्रैक्ट का हो, या किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप यही स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, आपको यह बात भी पता होनी चाहिए कि एग्जामिनर को स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेंथ नहीं होती। दिस इज अ जुडिशरी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जितना ज्यादा लिखोगे उतने ज्यादा नंबर आएंगे। ये फिलॉसफी बिल्कुल आपको छोड़नी पड़ेगी। कंसाइज लिखो, टू द पॉइंट रहो, डायरेक्ट रहो, बस स्ट्रक्चर को ढंग से फॉलो कर लो, आपके मार्क्स देखना मेंस में बढ़ जाएंगे। एंड साथ साथ मैं आपको जैसे बताया एक रेडी टू यूज आंसर स्ट्रक्चर देने वाला हूं। पर बिफोर प्रोसीडिंग दिस वीडियो, मैं आपको जुडिशरी प्रो के सारथी प्रोग्राम के बारे में एक बार फटाफट से बता देता हूं, जो कि मेंस के आंसर्स की कैसे प्रैक्टिस कराई जाती है, कैसे इंप्रूव किया जाता है। यह कोर्स उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। सारथी प्रोग्राम 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम रहता है, जिसमें मेंस की प्रैक्टिस कराई जाती है। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कवर किए जाते हैं, आपको रेगुलर मेंटरशिप प्रोवाइड की जाती है, और आपको मेंस के आंसर्स के 250 क्वेश्चन से भी ज्यादा के सैंपल्स दिए जाते हैं। और हर सैटरडे को फुल लेंथ मॉक पेपर भी इसी प्रोग्राम में कराया जाता है। अगर आप इस कोर्स के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट judiciarypro.com पे आइए, कोर्सेज पे यहां पे क्लिक करना, वहां पे बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे। सारथी प्रोग्राम को आप सर्च कर लेना। सारथी प्रोग्राम के बारे में और डिटेल्ड वीडियो भी यहां पे अवेलेबल है। इस कोर्स के बारे में भी आप यहीं से पढ़ सकते हैं। यह कोर्स 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। स्टेजेस भी यहां पर आप समझ सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो आप जो हमारा सपोर्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन में मैं छोड़ दूंगा, उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं, नहीं तो यहीं से परचेज भी कर सकते हैं। वापस बात करते हैं एक स्ट्रक्चर की। तो उसके लिए एक हम सैंपल क्वेश्चन लेंगे, देखते हैं क्या है। ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ हिज वाइफ बी। सो ए के ऊपर एक्यूजेशन लगा रखी है कि भाई तूने बी का मर्डर करा। बी कौन है? उसकी वाइफ। ठीक है। प्रोसिक्यूशन का केस क्या है? एन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मेड टू अ फ्रेंड। सो बेसिकली ए ने क्या करा है, अपने किसी दोस्त को, सपोज एफ ले लेते हैं, उसको एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन किया है। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है? कन्फेशन विच इज बियॉन्ड जुडिशरी। मतलब जो सेक्शन 183 बीएनएसएस के अंदर कन्फेशन दिया जाता है मैजिस्ट्रेट को, उसकी जगह आप मैजिस्ट्रेट के अलावा किसी और को कन्फेशन देते हैं तो उसको एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन बोलते हैं। दूसरा हो गया रिकवरी ऑफ द वेपन 9 days लेटर। अब ये डिस्कवरी स्टेटमेंट की बात कर रहा है बेसिकली, जो कि सेक्शन 23 ऑफ बीएसए में मिल जाएगा, 23 के प्रोवाइजो में मिल जाएगा, जो सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस हुआ करता था। डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्डेड 15 days बिफोर डेथ। तो बी की डेथ से 15 दिन पहले एक डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड हुआ होगा। तो बेसिकली सिचुएशन कुछ ऐसी रही होगी जहां पे ए ने बी को मारा, बी सर्वाइव कर रही है, 15 दिन के बाद उसकी डेथ हुई है, इसलिए मर्डर का केस बन गया। ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है? कैन ए बी कन्विक्टेड? क्या ए को हम सजा दे सकते हैं बी के मर्डर के लिए? तो 3 मेन एविडेंसेस हैं। कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, दूसरा डिस्कवरी ऑफ वेपन, एंड तीसरा डाइंग डिक्लेरेशन, जो कि बी ने अपनी डेथ से पहले दिया है। अब देखो, इस क्वेश्चन के आंसर को तो कोई भी अटेम्प्ट कर लेगा, क्यों? ये तीनों ही, अगर तीनों ही टॉपिक देखें, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, राइट? एविडेंस लॉ के सबसे हॉट टॉपिक्स हैं ये। सबको जो प्री क्लियर करके मेंस में पहुंचा है उसको ये सब चीजें तो आती ही हैं। पर वही बात है, स्ट्रक्चर ढंग से करना पड़ेगा। जो अच्छा स्ट्रक्चर कर देगा, जो एग्जामिनर को अपने आंसर से इंप्रेस कर देगा, वही मेंस क्लियर करेगा। स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो इशू आप यहां पे फ्रेम करिए। क्या हम बेसिकली क्वेश्चन के अंदर इशू क्या है? ठीक है, इशू क्या है वो बताना बहुत जरूरी है। उसको कनेक्ट करिए लैंडमार्क, इनफैक्ट लैंडमार्क और लेटेस्ट केसेस दोनों के साथ। ठीक है। और
उसको लिंक, इंटरलिंकिंग, जितनी ज्यादा मेंस में इंटरलिंकिंग करोगे, सपोज यहां पे जो बीएसए के प्रोविजंस हैं, इनको जितना ज्यादा आप और सेक्शंस के साथ इंटरलिंक कर सकते हैं, उतना आपकी आंसर की क्वालिटी इंप्रूव होती चली जाएगी। ट्राई टू इंटरलिंक विद कॉन्स्टिट्यूशन, ज्यूरिस्प्रूडेंस, ट्राई टू इंटरलिंक विद बर्डन ऑफ प्रूफ वाले जो प्रोविजंस होते हैं बीएसए के अंदर 104 से लेकर 120 तक, उनको इंटरलिंक करने की कोशिश करो। कॉन्स्टिट्यूशन की फंडामेंटल राइट्स को जहां पे लिंक हो पा रही है वो लिंक करने की कोशिश करो। लीगल मैक्सिम्स को आप यहां पे ऐड करिए। ऑब्वियसली जो मेन प्रोविजन है उसकी रिक्वायरमेंट्स तो आपको लिखनी ही पड़ेंगी, उसके बिना तो नंबर मिलने नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद चले जाओ फैक्ट्स के अप्रेजल में। देखिए पहले इशू फ्रेम करा, फिर आपने लॉ लिखा। लॉ में क्या लिखा आपने? लॉ में आपने लैंडमार्क एंड लेटेस्ट केसेस लिखे, आपने इंटरलिंकिंग के प्रोविजंस बताए, आपने जो वो मेन सेक्शन है उसके बारे में बताया, उसकी रिक्वायरमेंट्स लिखी। उसके बाद अगले थर्ड पैराग्राफ के अंदर आप चले जाएंगे फैक्ट्स के अंदर, फैक्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे, जो क्वेश्चन के फैक्ट्स हैं उनको जो आप लॉ ऊपर लिख चुके हैं उसके साथ अप्रिशिएट करके आंसर लिखेंगे। एंड लास्ट में एक कंक्लूजन लिख देंगे, प्रॉपर कंक्लूजन होना चाहिए वो। उस कंक्लूजन के अंदर आप बताएंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैन ए बी कन्विक्टेड, तो टू द पॉइंट कंक्लूजन लिख करके आना है बस। यस, कंक्लूजन से पहले आप जब फैक्ट्स को अप्रिशिएट करें तो उसके अंदर बैलेंस अप्रोच जरूर एक बार दे देना, लास्ट में कंक्लूड करना, ठीक है। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो सबसे पहले तो आ जाएगा हमारा एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के लिए, डिस्कवरी स्टेटमेंट के लिए सेक्शन 23 बीएसए 23 के प्रोवाइजो। अब डिस्कवरी स्टेटमेंट आपको पता ही है, जब कोई भी इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एक्यूज मस्ट बी इन कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर, पुलिस कस्टडी में होना चाहिए, उसने कोई इंफॉर्मेशन दी जिसके बेसिस पे डिस्कवरी हुई। तो जो पार्ट उस, सपोज ये पूरी इसकी स्टेटमेंट थी एक्यूज की, उसने बहुत चीजें बताई, पर इतना सा पोर्शन ऐसा था जिसके बेसिस पे डिस्कवरी हो पाई, ठीक है, जिसके बेसिस पे डिस्कवरी हो। जैसे हमारे केस के अंदर वो वेपन की डिस्कवरी हुई एक्यूज की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, तो सिर्फ इतना सा पोर्शन लिखा है ना, एज डिस्टिंक्टली रिलेट्स टू द फाइंडिंग ऑफ द गुड्स, वो सामान की जो जिसके बेसिस पे डिस्कवरी हुई, सिर्फ उतना पोर्शन ही रेलेवेंट होता है। ये चीज आप यहां पे एक्सप्लेन कर देंगे तो बेसिकली 23 की रिक्वायरमेंट्स हो गई, राइट। अच्छा, इसके अंदर लैंडमार्क केसेस देख लेते हैं। आपको पता ही है पुलुकुरी कुटैया लैंडमार्क जजमेंट है इसके ऊपर, जहां पे कहा था सिर्फ उतना ही पोर्शन रेलेवेंट होता है कन्फेशन का जितना जिसके बेसिस पे डिस्कवरी हुई हो, ठीक है। शरद बीरदी चंद शारदा, ये केस तो एक ऐसा है जो कि हर आंसर में आप लिख सकते हैं। पंचशील टेस्ट जिसमें दिया था, गोल्डन प्रिंसिपल्स ले डाउन करे थे कि सरकमस्टांशियल एविडेंसेस के बेसिस पे कब कन्विक्शन की जा सकती है, कि जो भी आप सोच रहे हैं दैट मस्ट द कन्विक्शन ऑफ द एक्यूज मस्ट डायरेक्टली बी रेज्ड इन ऑन द बेसिस ऑफ दो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस, कि उन सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के बेसिस पे हमें हर हालत में इसी बंदे ने ऑफेंस कमिट किया है वो चीज दिखाई देनी चाहिए। सो 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स आपको ये पता होने चाहिए, ये आप केस कहीं पर भी लिख सकते हैं। देखो केसेस के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं, बहुत से बच्चों को यह भी बहुत भ्रम सा रहता है कि क्या सर केस के सारे फैक्ट्स लिखे जाएं, सारी चीजें लिखी जाएं। जितना टू द पॉइंट लिखोगे, केस का नाम याद कर लो, ईयर याद कर लो, एंड 1 या 2 लाइन का रेशो याद कर लो, बस इतना ही लिख पाओगे, अदरवाइज आपका पेपर भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इतना ही याद करना है आपको। अभी लैंडमार्क जजमेंट आई है एक बहुत ही रीसेंट, स्टेट ऑफ असम वर्सेस मोनिल हक, जहां पे कोर्ट ने कहा कि भैया डिस्कवरी स्टेटमेंट की रेलेवेंसी के लिए जरूरी है वो जो भी सामान जिसकी भी जिसके बेसिस पे आप टीआईपी कराने वाले, आइडेंटिफिकेशन कराने वाले, वो सामान जब रिकवर किया गया था उसको सील किया गया था, रिकवरी होनी चाहिए। सो रिकवरी विदाउट सीलिंग इज नॉट प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, एंड उसके बेसिस पे एक्यूज को एक्यूट कर दिया जाएगा। अब ये केस तो आप किसी भी बीएसए का कोई भी क्वेश्चन है वहां पे फिट कर सकते हो, समझ में आया। यहां ये बोला कि अगर कोई भी सामान की रिकवरी हुई, उस रिकवरी को करने के बाद उसको सील करना पड़ेगा और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन कराई जाएगी, जो जिसमें टीआईपी, आप लोगों को पता हुआ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड के बारे में, तो टीआईपी भी वैलिड तब हो पाएगी जब आइडेंटिफिकेशन वैलिड तब हो पाएगा जब वो जो सामान है जिसको रिकवर किया था, जिसके ऊपर सीजर मेमो बना था, उस टाइम पर वो सामान को सील किया, ठीक है। उसके बाद ये एक और जजमेंट आई गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जहां पे बेसिकली कहा है कि भैया जो बैलिस्टिक रिपोर्ट होती है ना, सिर्फ उसके बेसिस पे आप कन्विक्शन कोई ना कर पाओगे, वो कोई कंक्लूसिव प्रूफ कोई ना होता है। जो भी एक्सपर्ट एविडेंसेस होते हैं, एक्सपर्ट एविडेंस सेक्शन 39 बीएसए में दिया हुआ है, उसकी रिपोर्ट जो है रेलेवेंट हो जाती है सेक्शन 39 में। क्या वो कंक्लूसिव प्रूफ होता है?
क्या हर केस में कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा? द आंसर इज नो। एक्सपर्ट रिपोर्ट इज अ मेयर रेलेवेंट फैक्ट, दैट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ। तो इसलिए रिबटेबल तो होती हैं, क्या पता जैसे कि एफएसएल या बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स की जो रिपोर्ट्स हैं क्या वो फाइनल है? गलती तो उनसे भी हो सकती है ना, तो इसलिए रिपोर्ट फाइनल नहीं होती। ये केसेस, इस तरीके से लेटेस्ट केसेस को आपको ऐड करना चाहिए। इन केसेस को आप याद करो और ऐड करने की कोशिश करो। लीगल प्रिंसिपल को लिखो। जैसे एक ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो कि आप कहीं पर भी फिट कर सकते हो। ये तो पता ही है ना, बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन दैट पर्सन हु असर्ट्स द फैक्ट। सेक्शन 106 की बात कर रहा हूं इस टाइम में। 106 बीएस से क्या कहता है? बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन दैट पार्टी हु असर्ट्स द फैक्ट। इंडिविजुअल फैक्ट्स का बर्डन किसके ऊपर होता है? जो असर्ट करता है। इसके ऊपर लीगल मैक्सिम है ई इनकम्बिट प्रोबेशियो क्वी डिसिट नॉन क्वी नेगेट। अब आप जो है ना 30, 40, 50 मैक्सिम्स की लिस्ट बना लो और उनको याद कर लो, रट्टा लगा लो। कोई भी आंसर आए वो उनमें से 40-50 जो भी आपने याद कर रखे हैं उनमें से कोई ना कोई फिट करके आ जाओ आंसर में। देखना आंसर की क्वालिटी कितनी इंप्रूव हो जाएगी आपकी। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन, जैसे कि हमारे इस एग्जांपल के अंदर हम आर्टिकल 20 क्लॉज 3, आर्टिकल 21 को रिलेट कर सकते हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ को रिलेट कर सकते हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ 105, 104, 105, 106 को रिलेट कर सकते हैं। मर्डर की बात कर रहे हैं तो 103 बीएनएस तो आएगा ही आएगा, राइट। प्रिजम्पशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को रिलेट करो, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस पता है ना, एक्यूज इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी, तो बर्डन तो प्रोसिक्यूशन के ऊपर है प्रूव करने का। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर करना चाहिए। उसके अंदर आप, इससे बेसिकली होगा क्या, जब आप पॉलिसी लिखेंगे, आप जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस लिखेंगे, आप मैक्सिम्स लिखेंगे, लीगल मैक्सिम, इससे बेसिकली एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि यस आपको सिर्फ सेक्शन ही नहीं, आपको सेक्शन को कैसे अप्लाई करते हैं ये भी पता है, जो कि एक जज के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सो प्रॉपर ड्यू प्रोसेस। अब देखो, अब इन सबको लिखने से आपको ड्यू प्रोसेस के बारे में पता चल रहा है। ये सब चीजें मतलब मेंशन करेंगे तब आपका आंसर की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। सो इसको देखो, मैं आई एम नॉट टेलिंग यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आई एम जस्ट गिविंग यू द स्ट्रक्चर। आज की वीडियो में सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये आंसर तो कोई भी कर लेगा ऑब्वियसली। अब इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, डाइंग डिक्लेरेशन है, डिस्कवरी स्टेटमेंट है, तीनों कोरॉबरेशन हो रही है, तो कन्विक्शन तो हो जाएगी उसकी। ये तो हर कोई लिख देगा, पर उसको स्ट्रक्चर कैसे करना है, राइट। सो पहले आप स्टार्ट करने वाले इशू से, सम अप कर लेते हैं। इशू से स्टार्ट करेंगे। केसेस के आपको सिर्फ क्या करना है, वन लाइनर्स रेशियो याद करने हैं, डिटेल में कोई जरूरत नहीं है, फैक्ट्स नहीं लिख करके आने हैं। आपको कंक्लूड करने से पहले दोनों व्यूज को बैलेंस करना है, कन्विक्शन क्यों हो पा रही है, कन्विक्शन क्यों नहीं हो पा रही है। लास्ट में आपको एक लाइन लिखनी है कन्विक्शन के ऊपर, या जो भी आप लिखना चाहते हैं। हमेशा याद करो, याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन और जूरिस्प्रूडेंस के साथ उसको इंटरलिंक करना है, और टाइम लिमिट के अंदर प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। डेली बेसिस पे आंसर लिखोगे तभी पेपर क्लियर होगा। मेंस क्लियर करने के लिए रीडिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइटिंग, हमेशा याद रखना इस बात का। फिर भी आपको कोई और प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको बेसिकली सपोर्ट, जुडिशरी प्रूफ का सपोर्ट नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां कॉल करके आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और इनकेस अगर आप सारथी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने मेंस आंसर राइटिंग को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। प्रैक्टिस करो मेंस के क्वेश्चन को, हर रोज एक क्वेश्चन तो लिखना ही है। थैंक यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।